हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी स्ट्रेटेजी के में। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो टीचिंग फाइल, आपको किस प्रकार बनानी है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है। तो चलते गाइस, सबसे पहले आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का जो मेन प्रश्न होता है उस पर आपको क्या क्या नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपको सत्र जो सत्र चल रहा है आपका वर्तमान में, वो सत्र यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में छात्र अध्यापिका का नाम, यानी यहाँ पे आपका स्वयं का नाम लिखना है। इसके बाद में आगे अपने पिताजी का नाम लिखना है। नीचे दोस्तों आपको अनुक्रमांक में दोस्तों आपको लिखना है जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप चल रही है, उस विद्यालय में दोस्तों आपको एक प्रमाण पत्र दिया दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र पर दोस्तों आपको अनुक्रमांक दिए हुए होंगे, वो अनुक्रमांक यहाँ पे आपको नोट डाउन करने हैं। इसके बाद में शिक्षण विषय में आपको लिखना है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। फिर आपको आगे बढ़ना है, प्रकरण में सेम आपको लिखना है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। फिर वर्ग में दोस्तों आपको वर्ग लिखना है और शिक्षण विद्यालय का नाम। शिक्षण विद्यालय में आपको लिखना है जिस शिक्षण संस्थान में दोस्तों आपकी बीएसटीसी चले, उस संस्था का नाम यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको अगला जो प्रश्न होगा वो होगा आपका सूक्ष्म शिक्षण अनुक्रमणिका, जिसे अपन बोलते हैं माइक्रो टीचिंग इंडेक्सिंग। इसमें दोस्तों आपके पास कुछ कॉलम होंगे। इन कॉलम में आपका पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा दोस्तों आपका दिनांक, तीसरा कौशल का नाम, चौथा दोस्तों कक्षा, पांचवा आपका प्रकरण, छठा दोस्तों पाठ नियोजन और सातवां दोस्तों आपका हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। ये 7 दोस्तों आपके पास कॉलम होंगे। जैसे दोस्तों आप इन कॉलमों को आपको किस प्रकार बनना है। तो दोस्तों डेली लेसन प्लान तैयार करने के लिए दोस्तों आपको 5 बिंदुओं को ध्यान में रखकर बनाना पड़ता है। कौन कौन से आपके 5 बिंदु हैं? पहला दोस्तों आपका है प्रस्तावना कौशल, दूसरा जो बिंदु है आपका प्रश्न कौशल, तीसरा दोस्तों आपका उदाहरण कौशल, और चौथा दोस्तों आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और लास्ट जो बिंदु होता है वो आपका श्यामपट्ट कौशल। इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही दोस्तों आपका एक डेली लेसन प्लान तैयार होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्रकार आपको बनाने हैं। अगर दोस्तों आप मेरी जो मैं बता रहा हूँ इसके माध्यम से अगर आप ऐसा का ऐसा दोस्तों अगर बनाना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ से आप बनाना स्टार्ट कर दें, जैसा मैंने लिख रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रस्तावना कौशल की। प्रस्तावना कौशल में दोस्तों आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है वो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें दोस्तों आपके पास कुछ घटक होंगे, उन घटकों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है पूर्व ज्ञान से संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न होने चाहिए। दूसरा दोस्तों आपको तात्कालिक घटनाओं और रुचियों से संबंधित आपके प्रश्न होने चाहिए। तीसरा दोस्तों ज्ञात और ज्ञान से तुलना होनी चाहिए। चौथा दोस्तों आपके प्रश्नों की उचित संख्या होनी चाहिए, यानी दोस्तों आपकी प्रस्तावना कौशल में तकरीबन दोस्तों आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो कम से कम आपको बनाने हैं प्रस्तावना कौशल में। इसके बाद में प्रश्नों की तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता कैसे होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। इसके अलावा प्रश्नों की प्रासंगिकता होनी चाहिए। हाव भाव एवं दृष्टि संपर्क होना चाहिए। इसके बाद में उपयुक्त उपकरण एवं साधनों का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए और अध्यापक में उत्साह एवं सजगता होनी चाहिए। इन घटकों को ध्यान में रखकर दोस्तों आपको प्रस्तावना कौशल बनाना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आपका जो प्रस्तावना कौशल में पहला आपको किस प्रकार बनाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको कक्षा, कौन सी कक्षा का दोस्तों आपने जो प्रकरण वो लिया वो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको प्रकरण नोट डाउन करना, आपको कौन सा प्रकरण है। जैसे दोस्तों मैंने प्रकरण लिया है, यहाँ पे दोस्तों मैंने प्रकरण लिया बख्तावर सिंह, महाराजा बख्तावर सिंह। तो यहाँ पे आपको प्रकरण में लिखना महाराजा बख्तावर सिंह, यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों पर्यवेक्षक का नाम, जो पर्यवेक्षक दोस्तों आपकी जांच करा वो उस पर्यवेक्षक का यहाँ पे नाम आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको दिनांक लिखनी है। उस समय में अवधि में लिखना आपको 5 से 7 मिनट, क्योंकि दोस्तों प्रस्तावना कौशल में आपको 5 से 7 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद में आपको नीचे क्या लिखना है, नीचे दोस्तों आपके अध्यापन क्रिया, छात्र क्रिया और घटक क्रिया आपके पास 3 कॉलम होंगे। इन कॉलमों में आपको कैसे लिखना है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था
प्रस्तावना कौशल में 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके कम से कम होने चाहिए। और जैसे दोस्तों आपका प्रश्न खत्म होगा, उसी उत्तर से दोस्तों आपको फिर से क्वेश्चन बनाना है। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसे बोलते हैं प्रश्नों की तारतम्यता। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन छोटे होने चाहिए। जितने छोटे होंगे उतने दोस्तों छात्रों के समझ में आएंगे। तो आपके जितने क्वेश्चन छोटे होंगे वो आपको लिखने हैं। जैसे मैंने दोस्तों बना रखा है, राजस्थान में पारंपरिक जल स्रोत कौन कौन से, तो मैंने ये लिख रखा है कुएं, नलकूप, बावड़िया, जोड़, टाँके, खड़ीन आदि, ये लिख रखा है। इसी से मैंने दोस्तों फिर से क्वेश्चन बनाया, राजस्थान में सर्वाधिक कुएं नलकूपों से सिंचाई होती है। तो ये लिख रखा है दोस्तों, मैंने यहीं से मैंने उठाया है कुएं नलकूप। तो इससे मैंने क्वेश्चन बनाया जयपुर व अलवर से। फिर मैंने फिर से यहाँ लिया राजस्थान, फिर से लिया मैंने अलवर में कौन सा पैलेस स्थित है, तो यहाँ पे लिखा मैंने सिटी पैलेस। फिर मैंने यहाँ से लिया फिर से उत्तर, सिटी पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो यहाँ पे मैंने लिखा महाराजा बख्तावर सिंह ने। इसके बाद मैंने आगे लिखा महाराजा बख्तावर सिंह के बारे में आप और क्या जानते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना समस्यात्मक प्रश्न। लास्ट में जो प्रश्न होगा उसको आपको समस्यात्मक प्रश्न में लिखना है। इस प्रकार आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं प्रस्तावना कौशल में। फिर प्रस्तावना कौशल जैसे ही समाप्त होगी, आपको अध्यापन क्रिया में नीचे लिखना है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन किस प्रकार लिखना है, सेम लिखना आपको जिसमें मैंने लिख रखा है। इस पर लिखना प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। फिर आज हम महाराजा बख्तावर सिंह के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये लिखने के बाद में दोस्तों आपका नीचे दोस्तों पर्यवेक्षक द्वारा जांच की जाएगी। फिर आपका फीडबैक देंगे, पर्यवेक्षक किस प्रकार का आपका फीडबैक देंगे, तो अगले प्रश्न पर आपका फीडबैक देंगे। ये दोस्तों जैसे लिख रखा है इसमें कक्षा 7 बख्तावर सिंह, पर्यवेक्षक का नाम, ये सेम आपको लिखने। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपके फीडबैक देंगे प्रस्तावना कौशल अवलोकन प्रपत्र में। जैसे इसमें फीडबैक दे रखा है, इस प्रकार आपका फीडबैक देंगे। नीचे दोस्तों ये दे रखा है जैसे पर्यवेक्षक के सुझाव, कैसे कैसे छात्र अध्यापक ने पढ़ाया, ये सुझाव दिए गए हैं। प्रस्तावना प्रश्न कक्षा के स्थानांतरण बनाए, आत्मविश्वास बढ़ाए, बच्चों से दृष्टि संपर्क बनाए। इस प्रकार का दोस्तों आपका फीडबैक देंगे। फीडबैक देने के बाद नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पे अवलोकनकर्ता में हमेशा ना आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये प्रस्तावना कौशल में तो दोस्तों अवलोकनकर्ता आपका जो दूसरा जो छात्र अध्यापक होता है वो दोस्तों उसके यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, और हस्ताक्षर छात्र अध्यापिका में स्वयं के यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता में आगे किसके साइन होंगे, वो अलग से होंगे, ये ध्यान में रखना है। प्रस्तावना कौशल में दोस्तों यहाँ पे आपके खुद के साइन होंगे, यहाँ पे दोस्तों दूसरे अभ्यर्थी के साइन, और यहाँ पे प्रयोगशाला के साइन होंगे। ये दोस्तों आपको यहाँ तक ध्यान में रखना है। फिर आपको आगे बढ़ना है। जैसे दोस्तों अगर आपका जो प्रश्न कौशल है उसमें दोस्तों किसी प्रकार की कमी रही है, तो दोस्तों आपको फिर से आपको एक और मौका दिया जाता है आपको प्रस्तावना कौशल बनाने का। तो यहाँ पे लिख रखा है पुनः पाठ योजना प्रस्तावना कौशल, ये मैंने दोस्तों फिर से बनाया, वही आपको प्रक्रिया ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने भारत में सर्वाधिक मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो मैंने लिखा है राजस्थान पे। फिर आपको राजस्थान पकड़ना है। यहाँ से राजस्थान में अमेर दुर्ग कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जयपुर पे। जयपुर में कौन सी सभ्यता स्थित है, बेराड़ सभ्यता। फिर मैंने बेराड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे। फिर यहाँ से आपको फिर से लेना बाणगंगा नदी के बारे में आप और क्या जानते हो, तो मैंने यहाँ पे लिया समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद में नीचे आपको अध्यापन क्रिया में लिखना उद्देश्य कथन, प्रिय विद्यार्थियों आज हम बाणगंगा नदी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये लिखने के बाद में आपका नीचे आपके पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। फिर से आपके यहाँ पे फीडबैक देंगे टीचर, किस प्रकार आपने प्रश्न कौशल पढ़ाया। इस प्रकार दोस्तों आपको प्रस्तावना कौशल बनाना है। अब बात करते हैं दूसरा जो टॉपिक अपना प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में आपको क्या ध्यान में रखना होता है, कुछ ध्यान में नहीं रखना, सेम आपकी प्रोसेस रहती है। क्या लिखना है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न कौशल में दोस्तों आपको एक चार्ट चिपकाना है, छात्र अध्यापक की रिवा में एक चार्ट चिपकाना है, जिसके को ऊपर आपको लिखना है छात्र कथन। छात्र कथन लिखने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट चिपका रखा है, यहाँ पे मैंने चार्ट चिपका रखा है। ये प्रक्रिया तो आपको बार बार में करनी है, ये एक बार मैंने बता दिया, फिर बार बार में आपको नहीं बताने वाला, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपको प्रश्न कौशल में यहाँ आपको जैसे मैंने छात्र
अध्यापक कथन में लिख रखा है चंपा नदी बंगाल की खाड़ी की शाखा की प्रमुख नदी है। चंपा नदी चंपावती नदी और कामधेनु उपनाम से भी जाना जाता है। चंपा नदी का उद्गम जानपाओं की पहाड़ी मऊ तहसील इंदौर मध्य प्रदेश से होता है। वर्ष भर बनने के कारण इसे नित्यवाय नदी भी कहते हैं। राजस्थान में यह नदी 84 चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में बहने के पश्चात यह कोटा बूंदी सवाईमाधोपुर करौली धौलपुर में जाकर यह इटावा के निकट यह यमुना नदी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। चंबल नदी पर बैनेस्कर चित्तौड़गढ़ में सूर्य जलप्रपात स्थित है जो 18 मीटर ऊंचा है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल बनास सीप तीनों नदियां मिलकर सवाईमाधोपुर के रामेश्वर गांव के निकट त्रिवेणी संगम बनाती है। इस नदी पर 4 बांध स्थित है। प्रथम गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा जो राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध, चौथा दोस्तों आपका कोटा बैराज बांध। ये 4 बांध स्थित है। इस प्रकार दोस्तों आपको एक चार्ट चिपकाना है। उस चार्ट पे दोस्तों आपको लिखना है, ऐसा का ऐसा लिखना है। लिखने के बाद में इसी से दोस्तों आपको प्रश्न कौशल में 10 क्वेश्चन बनाने हैं। इसी में से आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे मैंने दोस्तों बना रखे हैं यहाँ पे, ये आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बनाया चंबल नदी का उद्गम। चंबल नदी का उद्गम होता कहाँ से होता है? जानपाओं की पहाड़ियों से। दूसरा क्वेश्चन बनाया था उससे राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है 84 चित्तौड़गढ़ से। तीसरा क्वेश्चन है चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो 6 जिलों में। चंबल नदी का समापन कहाँ होता है? तो यमुना नदी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है छठा, राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। इसके बाद में चंबल नदी वर्ष भर बहने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं नित्यवाय नदी। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो यहाँ पे आपको लिखना चूलिया जलप्रपात। और चूलिया जलप्रपात की कुल लंबाई ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। और लास्ट दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन है चंबल नदी पर कितने बांध स्थित है? 4 बांध। इस प्रकार दोस्तों आपको प्रश्न कौशल बनाना होता है। और सेम दोस्तों आपकी प्रोसेस रहती है। यहाँ पे आपको प्रवेश के हस्ताक्षर कराने थे, फिर से आपकी फिर जांच होती है आपने किस प्रकार बनाया प्रश्न कौशल। तो यहाँ पे आपको शिक्षक द्वारा इसकी क्या की जाती है? जांच की जाती है। फिर आपका फीडबैक दिया जाता है प्रयोगशक के द्वारा। यहाँ पे जैसे प्रयोगशक द्वारा फीडबैक दिया गया था, चौक हाथ में ना रखें, यानी दोस्तों आपको चौक को ध्यान में रखना है, हाथ में रखकर कभी भी नहीं पढ़ाना है। अगर दोस्तों कहीं पे भी आपको चौक यूज़ लेना तो यूज़ लेने के बाद में वापस आपको टेबल पर रखनी है। इसके बाद में बच्चों को पुनर्बल प्रदान करें, यानी आपको फिर से आपको उत्तर प्रदान करना है। जैसे किसी छात्र ने उत्तर दिया, उत्तर देने के बाद में आपको फिर से दोहराना है, इसे बोलते हैं पुनर्बलन। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है, वही आपको प्रक्रिया जिसे मैंने बता दिया आपको। फिर अगर आपका प्रश्न कौशल सही नहीं गया, यानी आपका प्रयोगशक संतुष्ट नहीं है, तो फिर से आपको प्रश्न कौशल बनाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है। मैंने अगली बार टॉपिक लिया व्याकरण का, व्याकरण प्रकरण लिया, व्यंजन व्याकरण का टॉपिक लिया। प्रश्न कौशल में भी आपके 5 से 7 मिनट का समय रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये चार्ट चिपकाया। प्रकरण में आपको ध्यान में रखना, प्रकरण में आपको लिखना व्यंजन प्रकरण। इसके बाद में छात्र अध्यापक कथन, मैंने लिखा है व्यंजन लिया टॉपिक, तो इसमें लिखना है वे ध्वनियाँ जिसका लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव हो लेकिन उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता हो उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है तथा स्वरों की संख्या 11 होती है। इस प्रकार मूल वर्णों की संख्या 44 है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं। कैसे मतक स्पर्श व्यंजन है। नीचे मैंने लिख रखे हैं कांठव्य वर्ण कौन से, तालव्य वर्ण कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से, दंतव्य कौन से, औष्ठव्य वर्ण कौन से हैं। इसके बाद में नीचे लिख रखा मैंने नासिक वर्ण कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण व्यंजन कौन से, उसमें कौन से, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। ये लिखने के बाद इसी से आपको क्वेश्चन बनाने हैं 10, वो मैंने आपको बता दिया ऊपर जैसे आपको दिखाई देगा। ये मैंने 10 क्वेश्चन बना दिए। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में मूल वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 44। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण में स्पष्ट व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25। नीचे आपको दे रखा है कंठव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो कंठव्य वर्ण मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। फिर दंतव्य वर्ण, फिर नासिक्य वर्ण, इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, फिर उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, फिर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। ये लिखने के बाद में आपका फिर से आपको दोस्तों जांच की जाएगी प्रवेशक के द्वारा। फिर आपका दोस्तों फीडबैक दिया जाएगा प्रश्न क्वेश्चन का, जैसे यहाँ पे फीडबैक दे रखा है।
समयानुसार कौशल पूरा करें। या टाइम का आपको ध्यान में रखना है, 5 से 7 मिनट का समय होता है आपका प्रस्तावना कौशल और प्रश्न कौशल में, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आवाज़ कक्षानुसार रखिए, आवाज़ का आपको ध्यान में रखना है, कितनी आवाज़ रख सकते हो आप। इसके बाद आत्मविश्वास, मेरा आत्मविश्वास यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी तो कक्षा अनुसार मेरी आवाज़ थी, तो ये आपसे आपका फीडबैक दिया जाएगा प्रयोगशक के द्वारा। नीचे आपको फिर आगे बढ़ना है। फिर उदाहरण कौशल, उदाहरण कौशल में आपको क्या रखना होता है, सेम आपकी प्रोसेस होती है। जैसे मैंने आपका प्रश्न कौशल में था, प्रश्न कौशल में जहाँ उदाहरण नहीं थे, यहाँ पे आपको उदाहरण रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रक्रिया आपको फिर से पढ़ लेनी है, कौन सी कक्षा का लेसन था, कौन सा आपका प्रकरण था, यहाँ प्रयोगशक के साइन, यहाँ पे आपका दिनांक, इसके बाद में आपकी समयावधि, समयावधि सेम होती है आपकी उदाहरण दृष्टि कौशल में 5 से 7 मिनट। फिर नीचे आपको क्या लिखना है, अध्यापिक क्रिया में आपको टॉपिक लेना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। प्रश्न क्वेश्चन में आपको टिप लिया था उसी प्रकार, जैसे जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, जल का उपयोग जैसे, यहाँ पे जैसे ये आपके उदाहरण बन गए, पेयजल दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई उपयोग आदि कार्यों में किया जाता है, ये आपको लिखना है। इसे बोलते हैं उदाहरण क्वेश्चन, यानी आपको बीच बीच में उदाहरण देने होते हैं उदाहरण क्वेश्चन में, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे लिख रखा मैंने, राजस्थान में अनेक जल स्रोत हैं, जैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, नदियाँ, झीलें, नहरें, तालाब, बांध, कुएं एवं नलकूप आदि। इसके बाद में फिर से आपको लिखना, राजस्थान में अनेक खारे पानी व मीठे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की प्रमुख झीलें जैसे, मैंने दे दिया उदाहरण, पिछोला झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, गांधी गोवर्धन सागर झील, रंग सागर झील, स्वरूप सागर झील, जाना सागर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, आना सागर झील आदि झीलें। इस प्रकार खारे पानी की झीलें जैसे सांबर झील, पंचपदरा, डीडवाना, लूणकरसर आदि, इस प्रकार आपको उदाहरण देने होते हैं। फिर नीचे आपको इन्हीं में से दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाने उदाहरण कौशल में, जैसे मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, आपको 5 से 4 क्वेश्चन बनाने कम से कम। आपको जल के उपयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जल को मैंने लिख दिए, पेयजल, सिंचाई, नलकूप, नदियाँ, नलकूप। फिर राजस्थान में जल के स्रोत कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये जल के स्रोत हो गए, नदियाँ, नलकूप। और राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं, आना सागर, पुष्कर। राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं, पंचभद्रा, डीडवाना। इस प्रकार आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं उदाहरण दृष्टिकोण में, और वो सेम आपकी प्रोसेस है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। उदाहरण दृष्टिकोण में अगर आप पेज चिपकाना चाहो तो पेज भी चिपका सकते हो, अगर नहीं चिपकाना चाहते तो नहीं चिपकाना आपको, वो सेम आपको लिखना है ऐसा कैसा। फिर आपका यहाँ पे अवलोकन किया जाएगा टीचर के द्वारा, किस प्रकार आपका आपने जो उदाहरण दृष्टिकोण है वो आपने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे टीचर ने ये अवलोकन कर रखा है, यहाँ पे नीचे लिख रखा है प्रवेशक के सुझाव, प्रवेशक के सुझाव में लिख रखा है विषय वस्तु पर स्वामित्व बनाए, विषय वस्तु पर कंट्रोल बनाए, स्वामित्व का अर्थ होता है। फिर बच्चों को पुनर्बल प्रदान करें, यानी आप जवाब उत्तर देने के बाद में फिर से जवाब दें। आत्मविश्वास प्लस, यहाँ पे आत्मविश्वास अच्छा था मेरा। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। फिर नीचे वो आपको प्रक्रिया जो जैसे मैंने आपको बताई है। फिर अगर आपका उदाहरण दृष्टिकोण पर किसी प्रकार की गलतियाँ की तो फिर से आपको उदाहरण का दृष्टिकोण बनाना होता है। जैसे मैंने दूसरा टॉपिक लिया क्रिया व्याकरण का, वो आपको सेम प्रक्रिया यहाँ पे बनी है। तो मैंने क्रिया की परिभाषा लिया सबसे पहले, क्रिया वाक्य में क्रिया में काम का करना या होना पाया जाता है, अर्थात कर्ता का पल क्रिया के व्यापार पर पड़ता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। इसके बाद संस्कृत की धातु में अगर ना जोड़ दिया जाए तो वह क्रिया बन जाती है। जैसे जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, पढ़ना, लिखना, चलना, कूदना, आना, रोना आदि। फिर क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, मैंने यहाँ पे क्रम के आधार पर क्रिया के भेद ले लिए। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिस वाक्य में एक क्रम पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण ले लिया, राधा फूल तोड़ती है। फिर अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया वाक्य में क्रम नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण ले लिया, मोर नाचता है। इस प्रकार आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको लिखने नीचे। फिर आपको सेम प्रोसेस, यहाँ पे आपको प्रयोगशक के हस्ताक्षर। उद्देश्य तंतु तो केवल आपको उसमें जो
प्रस्तावना कौशल उसी में लिखना होता है और कहीं नहीं लिखना। फिर आपकी फीस से जाँच होगी किस प्रकार आपने बढ़ाया। तो यहाँ पे मेरा फीडबैक है, छात्र अध्यापकता की सहभागिता प्लस थी, विषय वस्तु पर स्वामित्व प्लस था, छात्र को बिठाए, यानी मैंने छात्र को खड़ा कर रखा था तो उसने उसको बिठाना था। ये ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। फिर नीचे आपके पास प्रवेशक हस्ताक्षर अवलोकन करता, इस प्रकार आपको करना होता है। फिर आपको अगला बिंदु आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। परिवर्तन कौशल में आपको दोस्तों चित्र बनाने होते हैं, चित्र के माध्यम से आपको समझाना होता है। जैसे कक्षा 6 का मैंने टॉपिक लिया वाद्य यंत्र, यहाँ पे डेट दिनांक वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में उद्दीपन परिवर्तन कौशल अध्यापक क्रिया में लिख रखा है भारतीय संस्कृति में वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे तंत्र, अवनत, गण और सुशील वाद्य यंत्र। फिर मैंने तंत्र वाद्य यंत्र लिया। तंत्र वाद्य यंत्र में आपको लिखना है, मैंने यहाँ पे लिया रावणता। अब रावणता में आपको नोट डाउन करना है रावणता के बारे में। रावणता वाद्य यंत्र नारियल के खोल के आधे कटे भाग से बना होता है। यह वायलिन वाद्य यंत्र का प्रारंभिक रूप होता है। इसकी आकृति सारंगी जैसे मैंने लिखा है वाद्य यंत्र के समान होती है। इस पद का वाचन बापूजी के भक्तों के द्वारा रावणता वाद्य यंत्र के माध्यम से बोपो द्वारा किया जाता है। रावणता वाद्य यंत्र में 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार, इसे लिखना आपको। फिर यहाँ पे आपको चित्र बनाने, किस में चित्र कहाँ बनाने, ये आपको ध्यान में रखना है। कटक में आपको चित्र बनाना होता है आपको रावणता वाद्य यंत्र का, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। फिर आपको छात्र क्रिया में क्या लिखना है? छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र आज हम महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपको यहाँ पे लिखना है। किस में लिखना? आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, छात्र क्रिया में। वो कुछ नहीं लिखना, सेम आपको ऐसा कैसा लिखना है। फिर नीचे आपको मैंने जैसे बताया 2 से 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। इसमें मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, किस लोक देवता का वाद्य यंत्र रावणता? तो बापू जी का रावणता। किस प्रकार का वाद्य यंत्र? तो तंत्र वाद्य यंत्र। फिर वो आपके यहाँ पे नीचे आपके प्रयोग से क्या हस्ताक्षर होंगे। फिर आपका फीडबैक दिया जाएगा, किस प्रकार आपने अवलोकन, किस प्रकार आपने पढ़ाया, किस प्रकार किया। तो यहाँ पे अवलोकन दे रखा है। ये प्रयोग से के सुझाव आगे विषय वस्तु पर स्वामित्व प्लस प्रस्तुतिकरण प्लस, यानी सारी अच्छी चीज़ें की दी, अच्छा फीडबैक दिया। फिर नीचे वो आपके हस्ताक्षर, प्रयोग से के हस्ताक्षर अवलोकन करता हस्ताक्षर छात्र पर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर। फिर अगर आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल में किसी प्रकार की कोई कमियाँ निकालते हैं तो फिर से आपको बनाना होता है। जैसे मैंने बना रखा कक्षा 8 का मैंने प्रकरण लिया त्रिभुज के बारे में। फिर मैंने टॉपिक उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसमें अध्यापन क्रिया में लिखना है त्रिभुज परस्पर में 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। फिर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार, संभव त्रिभुज, जिस त्रिभुज में 3 भुजाएं समान उसे संभव त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी लिखा है, ऐसा कैसे लिखना है। फिर संभव त्रिभुज, जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हो एक तथा एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे संभव त्रिभुज कहते हैं। फिर यहाँ पे मैंने उदाहरण दे रखा है। फिर विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। फिर आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने जैसे बताया था आपको उद्दीपन परिवर्तन क्वेश्चन में चित्र बनाने होते हैं। यहाँ पे मैंने चित्र बना रखे हैं तीनों के। और यहाँ पे आपको छात्र क्रिया में मैंने पहले बताया, छात्र आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में आपका फीडबैक दिया जाता है प्रयोगशक के द्वारा किस प्रकार आपने पढ़ाया है। जैसे यहाँ पे फीडबैक दिया गया, प्रयोगशक के सुझाव हाव भाव प्लस थे, यानी टीचर का बढ़ाने का तरीका अच्छा था। फिर विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण भी अच्छा था, प्रभावी रहा। ये यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे, प्रयोगशक के हस्ताक्षर, अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर, ये छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर। फिर नीचे आपको श्यामपट्ट प्रयोग कौशल, आपको श्यामपट्ट का यूज किस प्रकार करना है वो आपको यहाँ पे बनाना होता है। आपको किस किस प्रकार की चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। मेन तो आपका यही है श्यामपट्ट कौशल,
श्यामपट्ट कौशल में आपको कुछ बिंदुओं का ध्यान में रखना होता है और कुछ नहीं। जैसे आपके पहला बिंदु दे रखा है, प्रयोग करने से पूर्व सभी आवश्यक वस्तु जैसे चौक, डस्टर, रूलर, कंपास आदि पहले से ही इकट्ठा कर लिए जाएँ। यानी पहले आपको जितने भी सामान है वो आपको इकट्ठा कर लेना है। इसके बाद में श्यामपट्ट पर लेखन कार्य आरंभ करने से पूर्व श्यामपट्ट एकदम साफ होना चाहिए। श्यामपट्ट यानी एकदम साफ होना चाहिए। इसके बाद में निचला अगला बिंदु होता है, श्यामपट्ट साफ करने के लिए झाड़न का प्रयोग करना चाहिए। स्वयं के रूमाल अथवा हाथ से श्यामपट्ट साफ ना करें। यानी आपको अपने हाथ या रूमाली से आपको श्यामपट्ट को साफ नहीं करना है, इसके लिए आपको डस्टर का यूज़ करना है। इसके बाद में आपको श्यामपट्ट का कार्य ऐसा हो जिसे संपूर्ण कक्षा सरलता व दिशा का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी आपको श्यामपट्ट पर ध्यान में रखना, आपको दिशा का कहाँ से आप लिख रहे हो, बीच में में आपको लिखना नहीं है। श्यामपट्ट के शुरू प्रारंभ से आपको आरंभ करना है, ऊपर से, इसके बारे में आपको बताया गया। इसके बाद में श्यामपट्ट पर अक्षरों की बनावट, पंक्तियाँ को सीधा रखने तथा वर्णों, शब्दों, पंक्तियों के माध्यम से मध्य उचित अंतराल का ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार आपको शब्दों का उचित प्रयोग करना है और किस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद में श्यामपट्ट पर अनावश्यक तथ्यों तथा कथनों को नहीं लिखना चाहिए। अगला बिंदु, श्यामपट्ट पर मुख्य तथ्यों को रेखांकित किया जाना चाहिए, जिसे अंडरलाइन बोलते हैं अपन। इसके बाद में श्यामपट्ट पर लेखन के दौरान चौक का सही ढंग से इस्तेमाल करें। चौक पर उचित दबाव देकर लिखे, चौक का आवाज़ न करें। लेखन के बाद चौक को उचित स्थान पर रखें, इधर उधर ना फेंके। अगला बिंदु है, श्यामपट्ट कार्य में वर्तनी शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य उचित एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इनके बारे में आपको ये बताया गया है। तो इन घटकों को आपको जो श्यामपट्ट कौशल है इसमें आपको ध्यान में रखना होता है। फिर वही आपको प्रक्रिया अपनानी है। जैसे मैंने कक्षा 8 का ये प्रकरण लिया, समचतुर्भुज, वो आपको प्रक्रिया लिखनी है। 7 से 10 मिनट में आपको पूरा करना होता है। आपको कौन से कौशल को, श्यामपट्ट प्रयोग कौशल को। फिर आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में लिखना है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती है तथा भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बना ये आवश्यक नहीं है। समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसके बाद में तथा दोनों विकर्ण भुजाओं को अर्धांश पर काटते, यह आवश्यक नहीं। दोनों विकर्णों पर 90 डिग्री का कोण बने, यह भी आवश्यक नहीं। ए तथा बी को हम लंबाई चौड़ाई नहीं बोल सकते, ऐसा आपको लिखना है। फिर आपको नीचे आपको यहाँ पे भी आप चित्र बना सकते हो, यहाँ पे आप पर्सन लिख सकते हो। यहाँ पे आपको पर्सन लिखने हैं, 2 से 3 पर्सन। यहाँ पे आपको चित्र बनाने घटक में, कंपोनेंट घटक में। फिर छात्र क्रिया में वही प्रक्रिया आपको मैंने जैसे बताई है। छात्र, आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और नीचे आपको लिखना, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ये यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ऐसे लिखना आपको। इसके बाद में अगर किसी प्रकार के आप यहाँ पे आपका फीडबैक दिया जाएगा, आपने किस प्रकार पढ़ाया, यहाँ पे आपके साइन होंगे। फिर आपका दूसरा, अगर आपका किसी प्रकार का श्यामपट्ट कौशल में सही प्रस्तुत नहीं कर पाए तो दोस्तों आपको फिर से बनाना है। जिसमें मैंने टॉपिक लिया कक्षा 6 का संधि। अब संधि के बारे में आपको लिखना है। संधि किसी का दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलने पर जो विकार में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। समजोड़ दी संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। 5 दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। फिर यहाँ पे इनके आपको सूत्र लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये सूत्र लिख रखे हैं। ऐसा कैसा आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे प्रवेश के। फिर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब इसमें चित्र नहीं है तो चित्र लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो इसको आपको खाली छोड़ना है। यहाँ पे आपको लिखना है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ये लिखना आपको बस, और कुछ नहीं लिखना। इस पर फिर आपका फीडबैक दिया जाएगा प्रयोगशक के द्वारा। यहाँ पे जैसे फीडबैक दिया गया है।
इस प्रकार आपको फाइल बनानी होती है, अपनी पूरी फाइल इसी प्रकार आपको बनानी होती है। तो मैंने यह आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की पूरी फाइल बता दी है। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ऐसे पढ़ाना जो मैं बता रहा हूँ आसान नहीं होता, क्योंकि बोर्ड पर पढ़ाना आसान होता है, क्योंकि इसमें यूट्यूब पे कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ नहीं बताई जाती। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर दोस्तों अपनी फाइल तैयार करनी है। तो दोस्तों ये मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।